Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Economic Presence of the Government. And before starting the chapter, we have to know some important terms like what do you mean by inflation? Means price rise. Next is public sector. The sector of economy in which means of production are in the hands of people, means government. Basic industry, an industry, for example iron and steel industry, which is required to set up other industries. Now, role of government to development. गवर्नमेंट का क्या रोल है डेवलपमेंट में? किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, एक कंट्री की जो स्ट्रेंथ होती है, वर्थ, स्टैचर एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग largely depends on its economic and social development. India is a welfare state committed to the welfare and development of its people. After independence, the government thought of planning to improve its economy. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इकॉनमी को बिल्कुल ज़ीरो बना दिया था. इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया कि प्लान करना शुरू किया कैसे हम अपनी कंट्री की इकॉनमी को इम्प्रूव करेंगे. The need for planning was due to the following reason. First is same, जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनको बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया था. इट वॉज नेसेसरी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमी. सेकेंड, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, देयरफॉर प्लानिंग वॉज नेसेसरी टू सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज. थर्ड इज there was immediate need to bring relief to the neglected poor people. Long term planning alone could solve their problems. Poor people को neglect नहीं किया जा सकता, उनको कैसे uplift किया जाए, इसके लिए एक proper planning होनी चाहिए थी. And the next is planning was necessary for an all round economic development of the country. Now planning commission, अब प्लान करने के लिए, अब हमने ये पढ़ा प्लानिंग क्यों जरूरी थी. अब प्लानिंग जो कमीशन थी वो क्या थी? देयर वॉज अ डायरेक्ट नेसेसिटी टू इंट्रोड्यूस प्लानिंग टू कॉम्बैट वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा. देयरफॉर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950. इसीलिए इन इश्यूज को दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई 1950 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. फाइन. टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन, अब क्या काम करना था इनको, क्या काम कर टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन क्या काम करना था? फर्स्ट इज द प्लानिंग कमीशन सेट्स द इकोनॉमिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री. कंट्री को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना. सेकेंड, इट सुपरवाइजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की अब हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम बेस्ट यूज में लाएं. It regulates the proper distribution of goods produced and it enables the government to make the benefits of development. These are the tasks assigned to planning commission. Now achievements of the planning commission, अब हमने टास्क दे दी प्लानिंग कमीशन का ये काम है, उन्होंने क्या अचीव किया? फर्स्ट, it has enabled the government to strengthen the country's economic infrastructure. ठीक है, कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट करने में हेल्प की. इट हैज़ मेंटेन्ड अ बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इट हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज which are benefited both for industrial sector also, for agricultural and for government also. And industrial development has been accompanied by the development of a network of roads, railways, waterways and airways. तो ये सारा काम किसने किया? प्लानिंग कमीशन ने. उसके अलावा ह्यूज पावर प्रोजेक्ट्स वर सेट अप टू इंक्रीज पावर जनरेशन. बड़े बड़े पावर प्लांट बनाए गए ताकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हमें इनफ पावर मिल सके. उसके अलावा प्लानिंग हैज़ मिनिमाइज्ड रीजनल इम्बैलेंसेस थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज and planning has been made on a socialist pattern also, where most of the heavy industries are largely controlled by the state while consumer goods industries are in private sector. India has thus a mixed economy. इसलिए इंडिया क्या है? एक मिक्स्ड इकॉनमी है. बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट के अंडर लाई गई, ठीक है,
और जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट सेक्टर को दी गई। तो सो इंडिया हैज़ थस अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो फार 10 plans have been completed. Now, economic presence of the government in infrastructure and development. फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज। Industries. A strong infrastructure was laid for the foundation of the economic development of the country. इसके लिए after independence, the Indian government attempted to establish a number of large-scale industries in public sector. For example, जैसे Indian Railways, Oil India Limited, Shipping Corporation of India, Steel Authority of India, Oil and Natural Gas Commission, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया गया। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज द बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि बाकी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिलता है, तो उसको ज़्यादा फोकस किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद सेवरल मेजर स्टील प्लांट सेटअप किए गए, जैसे भिल्लई, दुर्गापुर, बोकरो, रोकेला, विशाखापट्टनम और सलेम में। ओके, उसके अलावा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वो सेटअप एट रांची, जहां पर मशीन प्लांट बनाए गए थे फॉर शुगर, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील। इस तरीके से इंडिया में डे बाय डे हर तरीके की मशीनरी बनने लगी, चाहे वो आयरन एंड स्टील की बात हो या फिर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जैसे कि स्टील कंपनी हम बात करें, पेपर, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे बेंगलोर, नासिक, कोरापुट, लखनऊ में ये इंडस्ट्रीज़ हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। उसके बिना ट्रांसपोर्ट सेक्टर काम ही नहीं कर सकता, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई। उसके अलावा जैसे सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, तो धीरे धीरे इंडिया ने अपने इंडस्ट्रीज़ में इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए। फॉर एग्जांपल जैसे भाखड़ा नेगल प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर पे बना है, कौन से स्टेट में, हिमाचल, पंजाब एंड राजस्थान। उसके अलावा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्यों लाए गए? क्योंकि इनसे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी और हमें पानी भी मिल रहा था खेतों में इरिगेशन करने के लिए, फ्लड भी चेक हो रही है, सॉइल इरोजन भी रुक रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए ताकि एक ही जगह से हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकें और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी और पावर रिसोर्सेज आर एक्सट्रीमली essential for industries, transport and agriculture. Coal, petroleum, atomic minerals and water are the most sources of power. Fine. So these resources are used to generate electricity. Coal and petroleum are used for transaction purpose also. The National Thermal Power Corporation (NTPC) has set up many coal-based power plants in the country. Similarly, National Hydroelectric Power Corporation बने, तो इनसे क्या है, हमारी कंट्री को एक नया रास्ता मिला। इन सारी ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक सेक्टर के लिए हैं ये। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। सच प्लांट्स आर लोकेटेड इन यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात स्टेट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, सी ट्रांसपोर्ट हो, इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। रोड एंड रेलवेज आर द मेजर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेकिन धीरे धीरे लाइफलाइन कहा जाता था कंट्री की, क्योंकि सारा जो ट्रेड था वो किससे होता था, रेलवेज से होता था। उसके बाद रेलवे पर काम किया गया। धीरे धीरे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है और जो आपके एयर ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात की थी, इन प्रोजेक्ट ने बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रोजेक्ट को नाम दिया है न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। Now, links between people's aspirations, needs and role of the government. Even after independence, हमारी कंट्री ने बहुत कुछ सफ़र किया है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स की हो, सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इन्फ्लेशन,
Poor people have few means of subsistence. As such, they are unable to meet their bare minimum नीड्स, कि अपनी बेसिक नीड भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पर बिल्कुल पुअर हो गई थी. जब ब्रिटिशर्स गए तो इंडिया में कुछ भी नहीं था, गरीबी ही गरीबी थी. ओके तो एकदम से जहाँ पर जो चीज़ें मिलती थी उस वहाँ प्राइस राइज के साथ मिलती थी, तो इससे लोगों में बहुत ज़्यादा दुख आ गया था, क्योंकि लोग अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाते थे. उसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे वो अनएडुकेटेड थे. अब अनएडुकेटेड थे तो वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा ऐसा काम किया, बहुत सारे ऐसे सेटअप इस्टेब्लिश किए, ऐसी प्लानिंग की कि ये जो सोशल इविल्स थी आफ्टर ब्रिटिशर्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनको रिमूव किया जा सका. तो प्लानिंग हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड इन अचीविंग ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक फील्ड, बट स्टिल अ lot more is to be done to raise the living standards of the people, to remove the poverty and to reduce economic inequality and regional imbalance also. फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, कैसे लोगों को लिबर्टी, हेल्थ और कैसे उन्हें लॉन्गेविटी और कैसे उनके जो बेसिक नीड हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, कैसे जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके. तो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पूरे राइट्स लिखे हैं, पूरा उनको कंपोज किया है ताकि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी. ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए. सम आर द प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, and this program was incorporated in the 6th 5-year plan to alleviate rural poverty. Under this program, productive assets and inputs are provided to identified rural families. Second is Swर्ण Jayanti Gram Swarojgar Yojana, यानी गांव मर रूरल जो पॉवर्टी है उस लाइन को ख़त्म करने के लिए गांव में ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाई गई, लोगों को स्वयं रोजगार यानी खुद अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ठीक हो सके. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, it aims at generating employment for those who are underemployed in rural areas. This program results in creation of community assets such as social forestry, soil conservation, minor irrigation projects, renovation of village wells, rural roads, dispensaries, schools, panchayat ghars, bus stand, etc. Next is Prime Minister Rozgar Yojana and Swर्ण Jayanti Shahari Rozgar Yojana. What is that? These schemes are aimed at the welfare of the educated unemployed in urban areas. शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर फोकस किया गया. पर्सन्स बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस आर गिवन प्रायोरिटी. जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. These schemes were launched in 1999 and 2001 respectively to create wage employment for families below poverty line and improving the quality of life of people in rural areas. Now, government efforts to reduce unemployment यानी बेरोजगार जो हैं उनको उनकी संख्या कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है. फर्स्ट इज रूरल वर्क्स प्रोग्राम. This program aims at construction of civil works of permanent nature in rural areas. जो भी सिविल वर्क होंगे रूरल एरियाज में वहाँ गांव के ही लोग को एम्प्लॉय किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी. सेकंड इज इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. अंडर दिस स्कीम परमानेंट वर्क्स लाइक soil conservation, development of land and water harnessing are undertaken. Third is National Rural Employment Program. It aims to create community assets for strengthening rural infrastructure like drinking water wells, community irrigations wells, village tanks, minor irrigation works, rural roads and schools. And next is Rural Landless Employment
guarantee program. It aims at generating gainful employment, creating productive assets in rural areas and improving the overall quality of rural life. प्रॉपर जो गांव के लोगों की लाइफ है उनमें रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट किया जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. The government has taken many steps to impact industrial training to generate skill development among labor force. Vocational education has been integrated at the school level as well. Next is entrepreneurial development. The government has implemented a number of schemes for providing low-cost capital to the small enterprises and self-employed person. जो खुद रोजगार करना चाहते हैं, अपना एंटरप्राइजेस खोलना चाहते हैं, उनके लिए लो कॉस्ट पे उनको लोन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. इट हैज़ हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू कर्ब इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को यानी मंदी जो आती है उसको लिमिटेड में करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं. द शार्प एंड परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. जब एकदम से कमोडिटीज़ जो चीज़ें होती हैं उनके प्राइस रेट बढ़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. लोगों के पास रोजगार नहीं होता लेकिन चीज़ों के रेट इतने हाई होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन. फाइन. The government has taken the following steps to curb price rises. First is monetary measures. Whatever there is price rise, Reserve Bank of India reduce the money circulation in the economy. जहाँ पर भी किसी भी चीज़ का प्राइस राइज होता है तो RBI क्या करता है, मनी सर्कुलेशन को कम कर देता है. This results in people's tendency to consume less, which in turn reduces the demand for goods and thereby lowers the prices. And second is fiscal measures. The government imposes taxes on high income groups and on many consumable goods with the intention of reducing the purchasing capacity of the people. When people have less money to spend, they consume less. It leads to decline in prices. उससे क्या होगा कि लोगों की डिमांड को इस तरीके से कम कर देना, जो गवर्नमेंट है वो हाई टैक्स लगा देती है, ठीक है, इम्पोज टैक्सेस ऑन हाई इनकम ग्रुप्स एंड ऑन मैनी कंज्यूमेबल गुड्स. अब जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो चीज़ें, वो जिसके प्राइस हाई हो जाएंगे तो उन चीज़ों को कम खरीदेंगे, तो इससे अपने आप जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नेक्स्ट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इट इन्वॉल्व्स supply of essential commodities to the people through fair price shop. It ensures food security to the poor people. Especially this system also helps in controlling unscrupulous rise in prices of essential goods in the markets. Next is administered price mechanism. For preventing hoarding and keeping the prices of essential commodities within reasonable limits and to facilitate their availability, the government fixes the prices and asks traders to sell goods in the market at fixed price levels. It is done under Essential Commodities Act 1955. Till recently, prices of cement, petrol, diesel, LPG, etc. were kept under administered price mechanism. Means government जो है एक लिमिट, एक प्राइस फिक्स कर देती है और जो सेलर होते हैं उनको उसी रेट पर वो चीज़ें सेल करनी होती हैं. ओके, इससे क्या होता है, प्राइस राइज नहीं होती. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. गवर्नमेंट का क्या रोल है मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करने में. फाइन. तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, फैमिली वेलफेयर हो, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ड्रग कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन एंड एरेडिक्शन ऑफ मेजर communicable and non-communicable disease. It has resulted in a significant improvement in the health status of the people. प्लेग एंड स्मॉल पॉक्स हैव बीन इरेडिकेटेड. और गवर्नमेंट की हेल्प से ही जो प्लेग और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां थी वो बिल्कुल रिमूव हो चुकी हैं. मलेरिया हैज़ बीन कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट. मलेरिया को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है. प्रोग्राम्स फॉर इरिडिक्शन ऑफ डिजीज़ जैसे पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, लेप्रोसी, कैंसर, ब्लाइंडनेस एंड सो ऑन, इनकी
रिमूव करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स टू टेक केयर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। और गांव के लोगों के लिए भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज सेंटर खोले गए हैं, सब सेंटर बनाए गए हैं ताकि सब लोगों को हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। Now, government's efforts for literacy and education. गवर्नमेंट का क्या योगदान है एडुकेशन को लेकर? ओके, लिटरेसी रेट इन इंडिया 71% इज लोअर देन इन मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना 96%, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। श्रीलंका 92% और इंडिया में लिटरेसी रेट केवल 71% है। इसीलिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जाए। एंड देयरफॉर नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड इन 1988 टू इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी to non-illiterate, and the total literacy campaign has been the principal strategy of the National Literacy Mission, and the NLM has accorded प्रायरिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ फीमेल लिटरेसी। कि फीमेल लिटरेसी यानी फीमेल जो हैं वो उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है मेल के मुकाबले लिटरेसी में, तो उनको फीमेल को हर एक घर घर में हर एक महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसको प्रमोशन के लिए ध्यान दिया जा रहा है। द नेशनल पॉलिसी एंड education, that is NPE, the National Policy on Education, NPE 1986 modified in 1992 emphasized universal access to elementary education through सर्व शिक्षा अभियान। और इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है कि हर एक लोग हर घर में सब लोग क्या हों, पढ़े लिखे हों। एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल इन एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ SSA। और सर्व शिक्षा अभियान का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि एडुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी की गई है। तो ये सारे योगदान, ये सारे एफर्ट जो हैं गवर्नमेंट ने उठाए हैं, ये कदम उठाए हैं ताकि जो हमारी कंट्री है वो डेवलप हो सके। ओके, नाउ हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मेक अ कंट्री स्ट्रॉन्ग। At the time of independence, India's economy was in a bad shape. The Planning Commission was set up in 1950 for an all-round development of the country. The 5-year plans have strengthened the country's infrastructure and led to agricultural and industrial development. A strong infrastructure is the key to economic development of the country. The government set up a number of large-scale industries in public sector, and the economic presence of the government is seen in the railways, oil and natural gas, shipping, steel, heavy engineering, telephone, aeronautics, etc. Various multi-purpose projects were set up to gain multiple benefit. For example, irrigation, hydroelectricity, flood control, navigation, afforestation, etc. Electricity generated from coal, petroleum, water and atomic minerals. Roads and railways are the chief means of transport. In spite of all development, there still exist various socio-economic problems in the country. Poverty, unemployment, illiteracy, inflation, corruption, malnutrition, etc. are the major problems in the country. The government has tried to curb all these problems, yet much more still remains to be done. And this is the chapter, students. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.